हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कल सेट 2 ख़त्म हो गया है और आज से सेट 3 शुरू स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो सेट थर्ड, ठीक, अनसॉर्ट में मिला लेना 346 FB। ठीक, तो ये है FB 346 FB जो है का जो है पेपर है 151 भौतिक विज्ञान 2024। ठीक, तो इंट्रक्शन से कोई मतलब नहीं है, इंट्रक्शन तो एक बार में पढ़ ही लिया है। तो चलिए हम लोग सीधे से क्वेश्चंस पे आते हैं और शुरू करते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं MCQ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है। तो सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही है। भौतिक राशि है। अब आपको इसमें से बताना है कि ऐसी वो कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। तो इसमें 4 राशियां हैं। विभवांतर है, ठीक, वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इनमें से कोई एक ही है जिसका राइट आंसर है। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इसका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे, तो देखो, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र यानी कि E होता है आपका Q अपान, एक मिनट, F अपान Q होता है। ठीक, तो F का हो गया न्यूटन पर Q का हो गया कूलम। ठीक, तो न्यूटन पर कूलम, तो पहला हो गया। वोल्ट प्रति मीटर, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है E = V/L, ठीक, या V/D। तो V से हो गया वोल्ट, ठीक, इसका हो गया वोल्ट और नीचे हो गया आपका L का मतलब हो गया मीटर। ठीक, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा के बीच कालांतर होता है। तो भैया इसको याद रख लो कि जब किसी भी परिपथ में शुद्ध ओमी प्रतिरोध लगा होता है तो उसमें विभव और धारा के बीच कालांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, अब अगर बात रही, अगर मान लो कि किसी भी परिपथ में जो है धारिता लगा हो, ठीक, तो उनके बीच का कालांतर क्या होगा, तो उनका अगर धारिता या प्रेरकत्व है या प्रेरण बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये है, तो याद रखना धारिता और प्रेरण वाले कंडीशंस में धारा और कालांतर के बीच का जो कालांतर आता है, विभव और धारा के बीच का जो कालांतर होता है वो कितना होता है, π/2 होता है। ठीक, ये होता है। तो एक में धारा जो होती है विभव से 90 डिग्री अग्रगामी होती है और एक में धारा विभव से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है, जो कि हमने थ्योरी में आपको बता रखा है। ठीक, बट याद रख लो धारिता या प्रेरण अगर लगे हैं तो धारिता और प्रेरण के कंडीशंस में विभव और धारा के बीच कालांतर π/2 होता है और अगर शुद्ध प्रतिरोधक लगा है तो उसका जो है आंसर क्या होगा, 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बस हमें इसका आंसर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 0। अगला है आपका पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में होगा। ठीक, अब ध्यान दो, सबसे पहले हम पीएन संधि डायोड, ये हो गया पीएन संधि डायोड। ठीक, ये हो गया, ये एक पॉइंट और इसको क्या किया जा रहा है, पृथ्वी से जोड़ दिया जा रहा है। ठीक, ऐसे ये हो गया। ठीक, तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0। और ये पी टाइप अर्धचालक हो गया, ये एन टाइप, और इसको जो विभव दिया गया है -2.2 वोल्ट का। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ ये किस उसमें है, तो पहले तो यहाँ देखो जो हमारा 0 है ये ग्रेटर देन होगा -2.2, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब पी सिरा धनात्मक और एन सिरा निगेटिव होता तो उस सिचुएशन में हमारी जो संधि डायोड होती है वो किस में होता, अग्रभिनत में, और इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा,
तो डायोड में चालन होगा। ठीक, क्या होगा? चालन होगा। इसका राइट आंसर चालन होगा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। घ खंड है। M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिकों के संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा। तो जैसा कि आपको पता है, जो न्यूक्लियन होता है नाभिक, तो नाभिकों के अगर हम दो द्रव्यमानों को जोड़ते हैं तो इनका जो द्रव्यमान होता है वो सदैव जो है न्यूक्लियन के द्रव्यमान से कुछ ना कुछ अधिक होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा M1 + M2 ग्रेटर देन M, यानी कि आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। तो गतिज द्रव्यमान का सूत्र हमें बताना है। तो जैसा कि आगे भी चैप्टर्स में आ चुका है, तो जैसा कि आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? H/, अब संवेग का सूत्र लिखेंगे तो mc हो जाएगा, और m को इधर पक्षांतर कर दोगे तो m इक्वल टू क्या होगा? H/c लैम्डा। ठीक, तो H/c लैम्डा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम का आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, तो हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो भाई कोई धात्विक खोखला गोला है और इस गोले के पृष्ठ पर जो है आवेश दिया जा रहा है। ठीक, तो इस गोले के पृष्ठ पे तो आवेश होगा, बट अंदर हमारा आवेश जो होगा वो क्या होगा? 0। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखिए कैसे। तो E इक्वल टू हमारा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब Q की वैल्यू जब 0 रखोगे आप, तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो गया 0। तो इस तरह से MCQ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आपको पता भी चल गया है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये थे आपके कुछ MCQ क्वेश्चंस। अब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, खंड बा है, सेक्शन बी, और अब ये हमारे शॉर्ट आंसर होते हैं जिनमें हमें एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? 2 का वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। यानी जो वाहन होते हैं, वाहन को पीछे देखने के लिए जो दर्पण हम यूज़ करते हैं उस दर्पण का नाम क्या है? तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन का जवाब है, किसी प्रकाश संवेदी कितना जो है हो गया, इसको कम करते हैं। अब देखें, किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। ठीक, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे इसको हम लिखेंगे। तो क्या लिखा है? किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। ठीक, अब कार्यफलन को किससे प्रेजेंट करते हैं? W से, और W इक्वल टू क्या होता है? H न्यू नॉट। ठीक, अब न्यू इक्वल टू क्या होता है? C/λ होता है, लैम्डा 0। तो इसे हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो W इक्वल टू HC/λ 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा कहलाएगा फार्मूला। ठीक, इस तरह से इसको करते हैं। तो इसे हम कहते हैं धातु का कार्यफलन। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फिर ध्यान दीजिए।
क्या कह रहा, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। ठीक, अब हमें नाभिक का आकार और इसकी द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखना है। तो देखिए क्या होता है इसका फार्मूला। तो जैसा कि हमने आपको बता रखा है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। ठीक, ये होता है इसका रिलेशन। ठीक, जहाँ आर क्या हो गई, नाभिक का आकार हो गया, नाभिक का आकार। ठीक, और ए जो है इसे हम कहेंगे नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान ये हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक, तो किलोवाट घंटा। ठीक, तो किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक, किलोवाट घंटा किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित क्षण के निकट एक अनावेशित क्षण रख दिया जाता है, आवेशित क्षण के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी कोई आवेशित क्षण होता है उसके पास में अगर हम अनावेशित क्षण रख देंगे तो इसका विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसी आवेशित क्षण के पास अनावेशित क्षण रखने पर आवेशित क्षण का विभव जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे मान लो ये कोई आवेशित क्षण है और इस पे मान लो धन चार्ज है और ठीक, तो इस आवेशित क्षण को अगर हम किसी अनावेशित के पास ले आते हैं तो इसके विपरीत प्रकृति का जो है इसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मान लो इस पे धन चार्ज है तो दूसरे जो अनावेशित होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण चार्ज, यानी इसके विपरीत में आ जाता है। ठीक है ना, इसलिए याद रख लो कि अगर हम किसी भी आवेशित क्षण को अनावेशित क्षण के पास रखेंगे तो आवेशित क्षण का जो विभव होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चन में कह रहा, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो कोई सीधा चालक है उस पर हम चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इसको हटा देते हैं, ये देखिए ये हो गई। ठीक, ये हो गई एक आपकी क्षण। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, बल रेखाएं प्रश्न वो करते हैं। तो ये हो गई। ये देखिए हमने कुछ ये कर दिया। अब इसमें क्या होती है, जैसे इसका डायरेक्शन इधर है ये, ठीक, इस तरह से इसमें डायरेक्शन, और फिर जब ये इधर होगी तो ये हो जाएंगी। ठीक, इन चुंबकीय बल रेखाओं को हम इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये
राइट आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाओं को प्रेजेंट कर देंगे। तो आपसे यही कहा गया, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो 2 के 4 खंड अब ये हो गया। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे जैसा कि आपके उसमें दिया गया है। तो चलिए सेक्शन सी पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें लिखना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम धारा मापी की धारा सुग्राह्यता की परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है। ठीक, तो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक, अब धारा सुग्राह्यता को जो है IS से प्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है φ/I। ठीक, ये इसका फार्मूला है। अब किसी भी अगर हम I की वैल्यूज 1 कर देंगे तो एकांक प्रवाहित धारा है ना, जैसा कि लिखा है प्रवाहित एकांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप यानी कि फाई को ही धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक, अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन में ये कहा गया था कि हम इसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे इसमें वृद्धि कर सकते हैं, तो देखिए इसमें वृद्धि करने के क्या क्या उपाय हैं। तो धारा मापी की सुग्राह्यता को निम्न प्रकार बढ़ाया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके। अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो भी धारा मापी की सुग्राह्यता क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर 2 है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके। ठीक, तो कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ा करके भी सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके। नेक्स्ट है निलंबन तार के स्प्रिंग के मरोड़ नियतांक यानी ऐंठन नियतांक C का मान कम करके, क्योंकि फाई की जो वैल्यूज़ होती है, अगर हम इस पूरे की वैल्यूज़ की बात करें तो इसका एक फार्मूला और होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। IS = होता है NAB/C। ठीक, ये एक फार्मूला ये हो गया। तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि इसकी सुग्राह्यता किन किन बातों पे डिपेंड करती है। ठीक, आई होप इस क्वेश्चंस का जवाब भी आपको मिल गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, तो ध्यान दीजिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ को समझाइए। अब ध्यान दीजिए, जैसे वाटहीन धारा है ये भी कट गया है, आने के चांस हैं। ठीक, बाकी रही शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, cos∅। ठीक, तो cos∅ = क्या होता है, R/Z। तो R क्या होती है, जो भी आपका परिपथ होता है उसकी प्रतिबाधा है, और Z क्या होती है, और प्रतिरोध होता है, और Z क्या होती है, परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, और तो इसे ही हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। ठीक, शक्ति गुणांक ये होती है cos∅। ठीक, ये हमारी किसके बराबर हो जाती, शक्ति गुणांक यानी R/Z। ठीक, अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ को समझाइए। तो शक्ति गुणांक क्या हो गई, किसी भी परिपथ का प्रतिरोध और उसकी प्रतिबाधा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद वाटहीन धारा। तो वाटहीन धारा की डेफिनेशन क्या होगी, हम बता देते हैं आपको, लिखना चाहो तो लिख लो। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा का शक्ति क्षय 0 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। यानी किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का शक्ति क्षय अगर P की वैल्यूज क्या हो, 0 हो, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक, तो ये होती है वाटहीन धारा की परिभाषा। ठीक, आई होप ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र जिसकी वैल्यूज दे दिया गया है, EY = 3 × 10⁻⁷ sin 0.5 × 10⁻3 x
प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के तरंग दैर्ध्य का मान एवं चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो ये एज ए न्यूमेरिकल टाइप में आया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अब आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो इसका सलूशन हम आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले गिवन दैट ठीक, तो क्या दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र जिसे हम किसे प्रेजेंट कर रहे हैं ई वाई इक्वल टू क्या दिया गया 3 × 10⁻⁷ साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, ये दिया गया क्वेश्चन है। ठीक, अब हमें दो चीज़ें निकालनी है, तरंग की तरंग दैर्ध्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका कंपेयर कर दो किससे, ई वाई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी से। ठीक, ये होता है इसका समीकरण। अब अगर हम यहाँ पे E0 की बात करें तो E0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁷। ठीक, और ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, और यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें के की ज़रूरत पड़ेगी, तो के की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, तो के इक्वल टू हमारे पास हो गया कितना 0.5 इंटू 10⁻3। ठीक, तो इतना चीज़ हमारे पास गिवन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा की वैल्यूज। तो तरंग दैर्ध्य फर्स्ट नंबर पे तरंग दैर्ध्य तो तरंग दैर्ध्य को किससे प्रेजेंट किया जाता है पता ही है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो लैम्डा इक्वल टू होता है 2π/k। ठीक, चलो इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 का मान हो गया 3.14 के का मान हो गया 0.5 गुणे 10⁻3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला काम यहाँ क्या करते हैं, एक ज़ीरो ये बढ़ा लेते हैं तो ये पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहले इसको हम गुणा करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 2 चौके 8 2 एकम 2 2 तिहाई 6 भागे कितना हो गया 5 गुणे 10⁻3 में एक जुड़ गया -4 हो गया। ठीक, अब लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 1 बचा 10 हो जाएगा 5 दूना 10 2 बचा 28 हो गया 5 पचा 25 5 छक्का 30 गुणे 10⁻⁻4। ठीक, ये हो गया, पॉइंट इधर खिसका ले आओ तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1.256 इंटू 10⁻, तो 2 अंक आगे गए तो -2 किस में आ गया, मीटर में। ठीक, तो पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चंस का पहला आंसर ला लें, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चंस, तो अगला क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमें समीकरण निकालना है। तो बी इक्वल टू क्या होता है, बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक, ये होता है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, B0 की। तो जैसा कि आपको पता है फार्मूला आप जानते ही हो, B0 इक्वल टू क्या होता है E0/C। ठीक, तो E0 की वैल्यूज़ कितना है, मैं पहले ही लिख रखा हूँ, ये हो गया कितना 3 × 10⁻⁷/C की वैल्यूज़ कितनी हो गई 3 × 10⁸। 3 से 3 कैंसिल, तो B0 की वैल्यूज़ यहाँ हो जाएगा कितना 1 × 10⁻⁻8 5 13 8 8 7 15 हो गया। ठीक, ये हो गया बी टेस्ला। ठीक, अब हमें इसका समीकरण निकाल लेते हैं। तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻15 फिर हो गया साइन के की वैल्यूज़ है 0.5
इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t टेस्ला। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाइए। तो इसके पहले वाले सेट में हम प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थों के बारे में बता चुके हैं, तो उसी की तरह इसका आंसर भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कर लेना, अगर ना आए तो बताइएगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको आपको अपने आप करने हैं। ठीक, तो अंतर लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन डी है और इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है। तो पहला तो 4 का हो गया, ये आपके सिलेबस से हट के है, तो इसको आप कट कर दो, इसको नहीं सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए, उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन, तो जैसा कि आपको पता है, तो देखिए इनकी परिभाषाएं हम आपको बता देते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, तो लिखने में टाइम लग जाएगा, तो हम आपको बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो समस्थानिक, समस्थानिक। ठीक, तो समस्थानिक क्या होते हैं इनके बारे में जान लो। ठीक, समस्थानिक, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। फिर से सुन लो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, अब हमें इनका उदाहरण देकर समझाना था, तो जैसे कि उदाहरण में हम ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक, क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो एक हो गया आपका 1H1, दूसरा हो गया आपका 1H2, ठीक, तीसरा हो गया आपका 1H3। ठीक, तो ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगर हम और एग्जांपल लेना चाहें तो क्लोरीन का भी ले सकते हैं, Cl। ठीक है ना, तो क्लोरीन के क्या होते हैं 17Cl35। ठीक, फिर अगला हो जाएगा इसका समस्थानिक 17Cl और अगला हो गया 37। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो इनके जो परमाणु क्रमांक हैं वो समान है और परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक, तो इसलिए ये समस्थानिक हो गए। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ भी देख लीजिए कि हमारा जो है यहाँ 17 इसका भी है, 17 इसका, और इसके परमाणु क्रमांक भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। ठीक, आई होप समस्थानिक आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं अगला, तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे, समभारिक। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, समभारिक। ठीक, तो समभारिक क्या होते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी इसमें जो है डेफिनेशन में ये सब कुछ छिपा रहता है कि हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है। समभारिक यानी विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक, अगर आप इसको दूसरे शब्दों में बताना चाहो तो सीधे से ये लिख दो, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं समभारिक कहलाती हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल लिख लो भाई। तो इसके एग्जाम्पल में देखो क्या होते हैं, तो जैसे हम ले लें 1s3। ठीक, ये हो गया, तथा और दूसरा परमाणु अगर ले लिया जाए तो जैसे 2He3 हो गया। ठीक, तो हाइड्रोजन के है ना यहाँ पे, और हीलियम यहाँ पे देखिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो ये देखो परमाणु क्रमांक दोनों के क्या है, समान है, सॉरी परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों को हम ऐसे नाभिकों को हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया। तो एक एग्जाम्पल और हम लिख देते हैं। ठीक,
तो इनको आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, तो अगला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में लिख लो। जैसे हो गया 8O17 तथा अगला इसका जो है हो गया 9F17 फ्लोरीन। ठीक, तो ये क्या हो गए, समभारिक। ठीक, नेक्स्ट लास्ट है आपका क्या, तीसरे में क्या पूछा गया भाई, सम न्यूट्रॉनिक। तो तीसरा है सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। तो हमें सम न्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन, तो ये हेडिंग डाल लो। अब सम न्यूट्रॉनिक की डेफिनेशन क्या होगी वो लिख लो। तो सम न्यूट्रॉनिक में ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो जैसे अगर हम यहाँ पे निकालें तो जैसे ले लेते हैं 1H3। ठीक, ये हो गया, और अगला हमने ले लिया क्या, 2He4। ठीक, अब अगर हम न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ फाइंड करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, A-Z। तो यहाँ देखो 3-1 यानी कितना हो गया 2, और यहाँ हो गया 4-2 यानी कितना हो गया 2। तो देख लो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपका हो गया 3Li, ठीक, 7, और अगला आपका हो जाएगा क्या, 4Be, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक, तो ये दो हैं, ठीक, एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक और समभारिक की डेफिनेशन और उदाहरण के द्वारा बता देंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, वैद्युत द्विध्रुव। फिर है अगला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। और फिर कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में, तो न्यूमेरिकल हम बाद में करते हैं, पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, तो इसकी भी डेफिनीशन आप लोगों को रटा ही होगा क्योंकि पहले चैप्टर का है। तो इसमें क्या होता है कि कोई दो आवेश होते हैं, एक हो गया धन आवेश और एक हो गया ऋण आवेश। ठीक, तो परिमाण समान हो परंतु प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। ठीक, और इन दोनों आवेशों को अल्पांश लंबाई यानी 2l की दूरी पर रखने से जिस निकाय का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, हेडिंग डाल लोगे आप वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव, और इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति सूक्ष्म यानी कि 2l लंबाई की दूरी पर रखने से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो जैसे आपको पता है HCl, ठीक, HBr, ठीक, फिर CO, ठीक, और अगर हम लिखें तो क्या हो गया H2O। ठीक, तो ये सभी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, नेक्स्ट हमें इसकी अगला क्या बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण इसकी भी डेफिनेशन देखो क्या लिखोगे ये। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका फार्मूला होता है P क्या होता है, Q×2l। ठीक, इसको ये 2 है, ठीक, 2l ये हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, किसी परिमाण के आवेश तथा अल्पांश लंबाई 2l के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो गया आवेश का हो गया कूलाम, और लंबाई का क्या होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक, इसका अन्य मात्रक डेबाई भी होता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डेबाई भी होता है। ठीक, तो ये हो गया इसका
जो है परिभाषा। अब इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है, एक है आपका जो है +20 माइक्रोकूलम और दूसरा आपका हो गया -20 माइक्रोकूलम। ठीक, तो ये दो बिंदु आवेश हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, देख लो दोनों पे चार्ज जो है समान है, परंतु इनकी प्रकृति जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक, और ये आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इनके बीच की ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2L हो गया 1 सेंटीमीटर। एक का चेंज कर दियो, 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ठीक, आगे फिर क्या कहा जा रहा है, द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूर किसी, अब इस ध्रुव 1 मीटर की दूर पे यहाँ पे कोई बिंदु P है। ठीक, तो ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को 1 मीटर, ये हमारी क्या होगी, दूरी होगी, जिसे हम R से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया 1 मीटर। ठीक, 1 मीटर की दूरी पर किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीव्रता हमें निकालना है, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। ठीक, चलो इसकी वैल्यूज पुट कर दो, तो E हो गया 9 × 10⁹। अब यहाँ देखो P की वैल्यूज़ नहीं है, तो सबसे पहले हम P की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो P क्या होता है, Q × 2L, यही तो बताए थे। तो यहाँ हो जाएगा P Q, Q का मान हो गया 20 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6, और 2L की वैल्यूज़ हो गई 1 × 10⁻²। तो P कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 × 10⁻⁻8। ठीक, ये P की वैल्यूज़ अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया 2 इंटू यहाँ हो गया 20 × 10⁻⁸ अपान R³, तो 1 का क्यूब, अब 1 का क्यूब चाहे जितने बार करो 1 ही आएगा। तो E क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 9 दूना 18, 18 दूना 36, और इंटू 10⁻, तो 9 में 1 0 10 हो गया, 10 में से 8 घट गया तो हो गया, और इस पॉइंट को इधर ले आएंगे तो E हो जाएगा 3.6 × 10⁻3, और ये हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे और इसके परिभाषाएं भी होंगी। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।